अलैकुम मेरे प्यारे, होप करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था, आगे से फिर कुछ कहा गया था, आज कैसे, आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं नहीं, इस कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार का क्या काली। पीछे से भारी आवाज़ आई थी, वो घबरा कर फ़ौरन से पलटा, जहाँ जिब्रान काज़मी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर पल डाले उसे देख रहा था। सुहाना अफरीदी फ़ौरन से फ़ोन बंद करके वापस जेब में रखता हुआ वो काली शलवार कमीज़ की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज़ का कह रहा था, जिसमें मैंने उसे कहा कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी बात पर जिब्रान बस सर हिला देता, लेकिन माथे पर बल वैसे ही थे। वो एक नज़र में अगले बंदे के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखता था। उसे पहली नज़र में ही सुहान अफरीदी कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो यूरोप में था जब उसके बाबा साईं ने उसकी बहन का रिश्ता कर दिया था, ये कहकर के लोग अच्छे हैं, परखे भले हैं, हम ठीक हैं। अब चले, रुखसती का वक्त हो रहा है। जिब्रान काज़मी के सपाट लहजे पर सर हिलाता आगे बढ़ता कि सुहाना अफरीदी मेरी बहन की आंख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। वो जिब्रान काज़मी की बहन है, जिसकी जान उसकी बहन में बसती है। वार्निंग देते लहजे पर सुहान अपना हलक तर करता। वो डरता नहीं था किसी से, पर सामने वाले का रोब और दबदबा उसे हलक तर करने पर मजबूर कर गया था। सुहाना अफरीदी खुश शक्ल, नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जिब्रान काज़मी मकरूर नकोश, चौड़े जिस्म और 6 फुट से निकलता कद का मालिक था, जिसकी वजाहत और तमगनत अगले बंदे को जगा देती थी। सबसे वाज़ेह इसकी शहद रंग आँखें थी, जो सामने वाले का अंदर तक का एक्सरा करती। जुहान बस अस्पाक में सर हिलाता वहाँ से निकल जाता। जिब्रान वहीं खड़ा गर्दन मोड़ कर उसे जाता देखता रहा। बाबा साईं की तसल्ली के बावजूद उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हॉल की तरफ बढ़ जाता। पाकीज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, जो लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। इसका निकाह ब्राइडल रूम में हुआ था। स्टेज पर साथ बिठाने का रिवाज यहाँ नहीं था। पाकीज़ा मिस्टर रिंग का लहंगा पहने हुई थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। इसने मस्टर्ड लहंगे पर महरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने इससे मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकीज़ा भी उठकर जाने लगी कि अरूसा इसका हाथ पकड़ कर रोक लेती। तुम बैठी रहो पाकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ। अरूसा की धीमी आवाज़ में कही गई बात पर पाकीज़ा बौखला जाती। नहीं भाभी साईं, आप इनसे मिलने में बाहर। पाकीज़ा को बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थे। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल होता। बेसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा था। इसका निकाह ब्राइडल रूम में हुआ था। स्टेज पर साथ बिठाने का रिवाज नहीं था। पाकीज़ा मिस्टर रिंग का लहंगा पहने थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। बाल खुले थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई से मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकीज़ा भी उठकर जाने लगी कि अरूसा इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम बैठी रहो पाकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ। अरूसा की धीमी आवाज़ में कही गई बात पर पाकीज़ा बौखला जाती। नहीं भाभी साईं, आप इनसे मिल लें, मैं बाहर। पाकीज़ा वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। पाकीज़ा अरू बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बेसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा था। अरूसा इसकी नज़रों का ताक़ुब करती, फिर मुस्कुरा देती। इनसे मिलिए भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नन्ही दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान इसका हुआ तारुफ सुनकर उसे पहचान गया था। ये ज़रूर सुहाना अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा सर झुकाए सलाम करती। इसकी इस अदा पर मुस्कुरा देता, फिर सलाम का जवाब देता। भारी मगर धीमी आवाज़ में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठाकर देखती। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था, जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। जिब्रान इसी काली आंखों में देख रहा था, जैसे वो बार बार झिझक रही थी। नाजुक सी लड़की प्यारी थी, मगर इसने एक नज़र में मान लिया था। अरूसा अब उठकर उसे भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए थे, सवाए पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था। पाकीज़ा
सुहान के कमरे में नहीं जाएगी, इसलिए पाकिज़ा सीधा अपने रूम में आई थी। अब कपड़े तब्दील कर अपने बेड पर लेट गई। उसे सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती तो एक खूबसूरत सा इंसान इसकी आंखों के पर्दे पर लहराता, जिसकी घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकिज़ा घबरा कर आंखें खोली, धड़कनें बेहवा हुई थी। उसे इस आदमी का ख्याल क्यों आया? वो इसी कश्मकश में घबराती कब सो गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए थे। आज के दिन भी अरूसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। जोहान भी झूठी मुस्कुराहट सजाए इसके बराबर खड़ा था। वो साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकिज़ा ग्रे रंग की कैप्री और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुई थी। आज भी वो हल्का सा तैयार होने पर बहुत प्यारी लग रही थी। अरूसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने अनजाने में पाकिज़ा की नज़र उसे तलाश कर रही थी, जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। ज़िंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई थी। आज अरूसा और जहान की शादी को एक हफ्ता हो गया था। अरूसा आहिस्ता आहिस्ता पाकिज़ा की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गई थी। उसे यहाँ सिर्फ उसकी अम्मा साई ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि अरूसा भी एक बहन थी। उसे तो उसके भाई और बाबा साई बहुत प्यार करते। उसे ये सब बहुत अजीब लगा था। अब इसके दिल में पाकिज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत और बढ़ गई थी। अरूसा पाकिज़ा के साथ इसके कमरे में बैठती थी। जब इसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की वीडियो कॉल आई, अरूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो जल्दी से कॉल उठा लेती। ओह भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आ ही गई अपनी गुड़िया की, वो खफगी से कहती, जिस पर दूसरी तरफ से कहका गूंजा था। पाकिज़ा जो अलमारी में कपड़े रख रही थी, इस कहके पर अपना दिल थाम लेती। धड़कनें फिर से शोर मचाने लग गई थी। वो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ जाती कि शायद वहाँ से इस शख्स का अक्स नज़र आ जाए। बेड से उतरना तेज़ कदम चलता इसके पास पहुंच जाता। पाकिज़ा डर कर पलटी तो उसे कंधों से थाम कर झंझोड़ देता। मेरी बहन को मरे अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, तुम यहाँ खड़ी मेकअप कर रही हो? इसे गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई थी। मैं मेकअप नहीं कर रही। इसी में अब अपने उसका कंधा झंझोड़कर उसके गले को दबोचा था, जिसके साथ ही तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लब्बे साख्ता सिसके थे। जिब्रान चौंक कर अपना हाथ हटाता और उसकी गर्दन को देखता, जहाँ सफ़ेद रंग की गर्दन पर जगह जगह नीले निशान वाज़ेह थे। और नासमझी से इन निशानों को देखता, फिर इसकी आंखों की नमी रात का सारा मंजर बयान कर गई। वो झटके से इससे दूर होता वॉशरूम की तरफ चला गई। सब अनजाने में हुआ था। कुछ मिनट लगे थे उसे खुद को कंपोज करने में। पाकिज़ा अपने लब दबाए तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। जिब्रान मुंह पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करता वापस इसकी तरफ पलटा था। वो इसके पलटने पर ही कांप गई थी। ना जाने अब वो क्या करेगा। जिब्रान को लड़की हद से ज़्यादा नाजुक लगी थी, मगर ऐसा नहीं था कि वो नाजुक होती तो अब तक मर चुकी होती। जिब्रान काज़मी भी अभी खुद नहीं जानता था कि इस नाजुक जान ने कितनी लोगों की नफ़रतें धुतकारें बर्दाश्त की हैं। मरना होता तो तब मरती, जब इसके बाप ने उसे धुतकारा था, जब उसके भाई ने उसे मनहूस ठहराया था। वो अब कंधे से अपनी कमीज़ सही कर रही थी। जिब्रान इसका सरता पाँव जायज़ा लेता, फिर इसकी तरफ कदम बढ़ाता। अब इसकी आंखों में सब पॉटपन था। ये भी शुरुआत है पाकिज़ा आफरीदी, तुम बस देखती जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूँगा कि तुम तपिश से इसकी आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई थी कि तुम मरने के लिए तरसोगी, मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी। इसके अल्फाज सुनकर भीगी आंखें उठाकर इसका चेहरा देखती। कितना जालिम था ये इंसान। ये भी बाकी मर्दों की तरह निकला था। न जाने क्यों वो इसकी शफीक मुस्कुराहट से धोखा खा गई थी। जिब्रान उसे मुसलसल मूरत बना देखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाता। वो अपने आंसुओं को गला घोंट कर वापस शीशे में अपना अक्स देखती, जहाँ थोड़ी सी कुछ नीचे से लेकर कंधे तक नीले निशान पड़े थे। आंसू एक बार फिर आंखों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए थे। बाबा साईं, आपका ये जुल्म मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे बेच दिया, मुझे तवाइफ बनाकर बेच दिया। वो दोनों हाथ रखे अपने चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो रही थी। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है, खुदा मेरा। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है। वो एकदम से हाँफते हुए उठ बैठे थे। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो आसपास देखते। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। अरीज बेगम वहाँ नहीं थी। बाहर फजर की अजान हो रही थी। शायद वो वज़ू करने के लिए गई थी। वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते। पाकिज़ा को घर से गए 2 दिन हो गए थे। वो जब से गई थी, इसके आखिरी अल्फाज चौधरी शुजात आफरीदी के कानों में किसी सूर की तरह फूंके जा रहे थे। वो बेसकून थे, ना कुछ खा रहे थे, ना
सो पा रहे थे। बस अजीब सी कैफियत में निढाल थे। सुहान आफरीदी पंचायत के फैसला सुनाने के बाद वहाँ से चला गया था, बल्कि मुल्क से ही गायब हो गया था। मेरी मासूम बच्ची, अल्लाह रहम फरमा, मेरी मासूम बच्ची पर रहम फरमा। इसने पूरी उम्र अपने बाप भाई की नफ़रतें बर्दाश्त की हैं और अब फिर वो नई आजमाइश में फंस गई। आजमाइश भी ऐसी कि वो सिसक गई थी। अल्लाह वो पाकीज़ा है, बिल्कुल पाक पाकीज़ा लड़की, इसकी पाकीज़गी की लाज रखेगा। पाकीज़ा कहाँ है? चौधरी रहमान काज़मी जिब्रान काज़मी के हमरा डाइनिंग टेबल के कुर्सियों पर बैठे थे। जिब्रान सलाम करता इनके साथ आकर बैठ गया था। अब वो अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा था। पता नहीं, उसे पाठ तासुरात के साथ कहता अब खाना शुरू कर गया था। चौधरी रहमान काज़मी नापसंदीदगी से उसे देखते हुए, वो बेचारी कल से भूखी, एहसास है तुम्हें? वो बेचारी नहीं है। चौधरी साहब की बात पर इसका दिमाग घूम गया। वो बेचारी नहीं है, उसका दिमाग घूम गया था। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है इसका? अब चौधरी साहब के लहजे में भी सख्ती आ गई थी। वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। वो अपना चम्मच प्लेट में फेंक कर गुस्से से चिल्लाया था। गुस्से से इसके माथे और गर्दन की रगें फूल गई थी। इसके भाई के हिस्से की सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा मुआशरा घटिया है जो अपने गुनाहों की सज़ा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर ना जाने कितने मासूमों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं और गुनाहगार वैसे ही आवारा फिरते हैं और किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर तुम इस बदला इसकी बहन से लोगे ना तो तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारी मासूम बहन की ज़िंदगी ख़राब की और तुम इसकी बहन की ख़राब करने जा रहे हो। अपने बाप के लफ्ज़ों पर वो खामोश हो गया था, शर्मिंदगी से नहीं बल्कि ज़ब्त से। चौधरी रहमान को लगा वो समझ रहा है, सो वो सुकून का सांस लेते, फिर इसके हाथ पर हाथ रखते। बेशक हमारा दुख बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन इसमें भी इस बच्ची का कसूर नहीं है जो खून बहा में आ गई। तुम इसके साथ ज़्यादती ना करो। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि तुम्हारा निकाह करा दिया है इसके साथ। अपने बाप की सोच पर वो हैरान रह गया था। कैसा बाप था इसका जो दुश्मन की बेटी से नरम रवैया रखने का कह रहा था? इसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। सो वो खामोश रहा। जब चौधरी साहब अपनी बात करके फारिग हुए थे तो वो असबाब में सर हिलाता वहाँ से उठ जाता, क्योंकि बातों के दौरान ही उसे थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। उसे उठता देखकर चौधरी साहब को लगा वो पाकीज़ा को खाने के लिए बुलाने जा रहा है। सो है वो मुस्तहिक होते दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो जाते। आज चौधरी शुजात आफरीदी और उनकी बीवी अकेले ही डाइनिंग टेबल के गिर्द बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। खाना वैसे ही सामने ठंडा हो रहा था। दोनों में से किसी का भी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। पाकीज़ा से लाख नफ़रत होने के बावजूद भी घर में रौनक इसके दम से थी। अम्मा साईं, बाबा साईं, मेरे हाथ का पका पुलाव कितने मज़े से खा रहे हैं। पाकीज़ा अपनी अम्मा साईं के कान के पास छुप कर सरगोशी में कहती, खिलखिला गई थी। इसकी आवाज़ सामने बैठे सुहान ने बहुत आसानी से सुन ली थी। यख, ये पुलाव किसने बनाया है? सुहान आफरीदी ड्रामाई अंदाज में कहता, प्लेट पीछे खिसका देता। सब मुलाजिम चौकन्ना हो जाते। अच्छा तो बना है सुहान, चौधरी शुजात आफरीदी ने खाने से हाथ रोककर बेसाख्ता कहा था। इनकी बात सुनकर पाकीज़ा जो सुहान के रद्द-ए-अमल पर उदास हुई थी, इनके यूँ तारीफ़ करने पर मुस्कुरा देती। पाकीज़ा की मुस्कुराहट पर सुहान का दिल जल जाता। सुहान अपनी जगह से खड़ा हो गया था। रीछ बेगम पाकीज़ा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती। बाबा साईं, ये अच्छा नहीं क्योंकि ये पुलाव पाकीज़ा ने बनाया है। सुहान की बात पर रीछ बेगम बेसाख्ता न महसूस अंदाज में पाकीज़ा को अपने पीछे छुपाया था। सुहान के अल्फाज सुनकर चौधरी साहब के माथे पर बल पड़ जाते। वो एक झटके से
पुलाव की भरी प्लेट ज़मीन पर फेंकते हुए कि जैसे इसमें कोई नापाक चीज़ आ गई हो। पाकीज़ा डर के अपनी जगह से उछल पड़ती है। इसने आंखें खौफ से बींच ली थी। 1000 बार कहा है इस मनहूस को किचन से दूर रखा करो। मुलाजिम सर झुका गए थे। चौधरी साहब की नज़र अब अपनी बीवी पर थी जो पाकीज़ा के सामने खड़ी थी। बगैर कुछ कहे ही सर झटक कर वहाँ से चले जाते। आज भी सामने पुलाव था। चौधरी साहब को इस दिन का वाक़या बड़ी शिद्दत से याद आया था। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि खाने की, सो वो एक बार फिर वैसे ही बगैर कुछ खाना खाए वहाँ से उठ गए थे। अरीस बेगम अपनी नम आँखों से उन्हें बगैर कुछ खाए वहाँ से जाता देख रही थी। वो कमरे में आया तो वो खूबसूरत ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक में थी जिसके बाजू नहीं थे और अगला पिछला गला भी डीप था। जिब्रान एक पल के लिए चौंका था। वो कोई उदास परी बेकर लग रही थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशान थे। आंखें सोच कर मज़ीद पुरकशिश हो गई। जिब्रान कमरे से निकलते वक्त ये ड्रेस इसके मुंह पर फेंक कर गया था। अगर मेरी वापसी तक तुमने ये नहीं पहना तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। याद रखना। इसकी धमकी से डरकर वो बेचारी मरती क्या न करती। सो वो इस फ्रॉक में घबराई सी खड़ी थी। ना जाने अब ये क्या करने वाला था। चलता इसके सामने आ जाता। पाकीज़ा इसकी नज़रों की फारकतगी से अंदर तक कांप गई थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता, फिर हाथ बढ़ाकर इसके बालों से क्लिप उतारता तो बाल खुल जाते। पाकीज़ा घबरा कर इससे 2 कदम दूर होती। जिब्रान को इसकी यह हरकत नागवार लगी थी। वो इसका बाजू दबोच कर उसे वापस अपनी तरफ खींचता। वो खींचती बिल्कुल उसके करीब आ जाती। पाकीज़ा की आंखों में वाज़ेह खौफ था। वो बेचारी कल से भूखी है, एहसास है तुम्हें? वो बेचारी नहीं है। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है इसका? वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। इसके भाई के हिस्से की सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा मुआशरा घटिया है जो अपने गुनाहों की सज़ा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं और गुनाहगार वैसे ही आवारा करते हैं और किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर तुम इससे बदला अगर तुम इसका बदला इसकी बहन से लोगे ना तो तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसने तुम्हारी मासूम बहन की ज़िंदगी ख़राब की और तुम इसकी बहन की ख़राब करने जा रहे हो। जिब्रान की पकड़ इसके बाजू पर हल्की हुई थी। इसकी पकड़ खुद पर हल्की पाकर वो फ़ौरन से इससे 2 कदम दूर हुई थी। भाई मुझे बचा ले। अरूसा क्या हुआ? तुम कहाँ हो? ज़ुहान साई यहाँ कोठे पर तबाइब के साथ दर्दनाक चीख की आवाज़ जिब्रान के कानों में सुनाई दी थी। वो अचानक से अपना सर थाम लेता। क्या हुआ अरूसा? भाई अरूसा। वो तकलीफ़ से दोहरे होते घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता। हाथ इसके अभी भी कानों पर थे। पाकीज़ा अचानक से इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होती इसकी तरफ पड़ी थी। ये भूल कर कि वो कितना ज़ालिम है। शायद ये वो एक नज़र की मोहब्बत का असर था। जिब्रान क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे बचा लें भाई। मम्मा मैं मरना नहीं चाहती मरना था। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई थी। अरूसा वो चीखा था। पाकीज़ा जो उसके बराबर ज़मीन पर बैठ गई थी। इसकी धाड़ पर वो कांप जाती तकलीफ़ से। जिब्रान का खूबरू चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहद रंग नम आँखें काली डरी आंखों से मिली थी। वो माँ बनने वाली थी। जिब्रान तकलीफ़ से दबे लहजे में बोला था। आवाज़ में गीलापन था। पाकीज़ा नासमझी से उसे सुन रही थी। मेरी अरूसा। जिब्रान के अल्फाज सुनकर पाकीज़ा का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। अरूसा की मौत का दुख उसे भी था मगर वो माँ बनने वाली थी। वो उनकी बात उसकी रूह निकालने को काफ़ी थी। इसके दिल से टीस सी उठी थी। आंखों में एकदम से आंसू तैर गए थे। मैंने उसे बहन नहीं बेटी बनाकर पाला था। हम बहुत छोटे थे जब अम्मा साईं गुज़र गईं।
میں اور بابا سائیں اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ہماری گڑیا تھی، اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جبران کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا، جو ٹرانس کسی کیفیت سے بول رہا تھا، بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اسے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں پھر مجھے بہت پہلے ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ ہماری عروسہ، اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسلا تھا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے بے ساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ کتنی خوش نصیب تھی عروسہ، کتنی خوش نصیب تھی۔ مرنے والی بابا سائیں نے ساتھ والے علاقے کے چودھریوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی، جب چاہیں گے اسے مل آئیں گے، جب چاہیں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ پر وہ جو کسی ٹرانس میں بول رہا تھا، اب اپنے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا تھا، آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ پر پھر وہ مر گئی، مار دی گئی، ان ظالموں نے اسے مار دیا، اس کے پیٹ میں پلنے والے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ ایک لفظ برچھی کا کام کر رہے تھے جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا، لب سسک گئے تھے، اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا، صرف ایک طوائف کے پیچھے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا۔ میرے بابا کہہ رہے ہیں میں تم پر ترس کھاؤں، کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ آفریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو، تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے سہان آفریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دہاڑ رہا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کیے کا بدلہ چکاؤ گے، وہ اپنا چہرہ صاف کرتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی، وہ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک کر دیتا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوف زدہ نظروں سے باہر دیکھتی، پھر جبران کا اسپاٹ چہرہ دیکھتی۔ وہ سختی سے لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کشادہ ماتھے پر ڈھیر سارے بل تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رویا تھا۔ پاکیزہ بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ بے ساختہ ہی دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی، وہاں صرف سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ ابھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں، آپ ہمیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا، میرا نام جبران کاظمی ہے، اور تمہیں میں تمہاری صحیح جگہ پر لے کر جا رہا ہوں، جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گھر رہو گی تو تم مجھے بابا سائیں کے سامنے زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات پر اس کے ہونٹ نیم وا کھل گئے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ وہ اپنے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی تھی، پر کیسے وہ بھی سوچ رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ ایک حویلی نما جگہ تھی، جیسے کوئی فارم ہاؤس ہو۔ اب وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا، اس طرف سے کھٹک کر
دور ہوتی تو اسے دروازے کے ساتھ لگ گئی کہ یہ اس کی اپنی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر سختی سے دانت کھچاتا، پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے نازک گلابی پیروں پر پڑتی، انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا اور دوسرے ہی پل کسی ڈال کی مانند سیدھا اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔